देखिए, आज पूरे वर्ल्ड में हमें टर्मोइल देखने को मिल रहा है। रसिया यूक्रेन का युद्ध हो और फिर मिडिल ईस्ट की टेंशन है, जैसे कि इजराइल हमास, लेबनान, उसमें फिर हिजबुल्ला का ग्रुप आ जाता है, ईरान आ जाता है, यमन में हूतीस रेबल आ जाते हैं। फिर उसके भी बाद अगर हम छोड़ दें तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। एक हिस्सा ऐसा है जो कि यूएस को सपोर्ट करता है और वहीं दूसरा हिस्सा ऐसा है जो कि रसिया को सपोर्ट करता है, और अब उसके साथ चाइना भी आ चुका है। ये पूरे जो हमारी ग्लोब में एक टेंशन सी है, ये केवल और केवल एक जियोपॉलिटिकल गेम है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और न केवल इतना, बल्कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पर जितना भी टेररिज्म मचा के रखा वो केवल और केवल अमेरिका की देन थी। और आज मिडिल ईस्ट में जितना भी टेररिज्म है वो केवल और केवल रसिया की देन है। आगे वीडियो में मैं आपको इसे क्लियर करके भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी हम इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ी बहुत कोल्ड वॉर की भी बात कर लेते हैं। वैसे मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि कोल्ड वॉर क्या होते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले नाटो की फॉर्मेशन करी गई थी, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस नाटो में थे, और इसी को देख करके 1955 में रसिया ने वॉर्सो पैक्ट साइन करा था। तो ये सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर बनी थी जा कर के। लेकिन 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसमें कि सबसे बड़ी कंट्री रसिया अलग निकलती है और उसी से यूक्रेन भी अलग निकलता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूक्रेन और रसिया वॉर की। अब ये जो यूक्रेन और रसिया वॉर की वजह है वो केवल इतनी है कि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो की मेंबरशिप ले ले, और रसिया ये चाहता था कि हमारे बिल्कुल करीब, जिससे कि हमारा बॉर्डर लग रहा हो, ये आप मैप में देख भी सकते हो, इतने करीब कोई भी नाटो मेंबर कंट्री नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से ये पूरी वॉर स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इससे भी पहले रसिया ने बहुत बार चेताया भी था, जैसे कि 2014 में जो एक क्रीमिया पार्ट था जो कि यूक्रेन का पार्ट था, उस पर रसिया अपना कब्जा कर लेता है, लेकिन तब भी यूक्रेन की बात समझ में नहीं आई थी। हालांकि मैं बता दूं, यहाँ पर जो पूरा इन्फ्लुएंस था वो अमेरिका का था। अमेरिका चाहता था, अमेरिका उकसा रहा था यूक्रेन को कि तुम अगर नाटो ज्वाइन कर लेते हो तो हम अपनी सिक्योरिटी तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे। और अमेरिका इस बात को जानता था कि रसिया जरूर इसका रिटेलिएट करेगा, और अमेरिका ऐसा ही चाहता था, क्योंकि अगर रसिया वॉर में जाता है तो उसका जो पूरा फोकस होगा वो वॉर की तरफ आएगा, जिससे कि रसिया की इकोनॉमी पर चोट आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चोट आएगी, और रसिया जो होगा वो पिछड़ता चला जाएगा। और अमेरिका को केवल और केवल एक कंधे की ज़रूरत थी जिस पे कि वो बंदूक रख के चला सके, और वो कंधा यूक्रेन बन जाता है। तो आज 3 साल कंप्लीट होने को आए, लेकिन फिर भी रसिया यूक्रेन वॉर चल रही है, लाखों लोग उसमें मारे गए, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये केवल और केवल वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस का गेम है। हालांकि इसके इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिले, जैसे कि कोविड के तुरंत बाद इस वॉर का होना वर्ल्ड में महंगाई को बढ़ा देता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पावर सप्लाईज आती थी, पावर की जो डिमांड पूरी होती थी, उसमें रसिया का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि यूएस के सैंक्शन के बाद कम होने लगती है। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जब विंटर का टाइम आता है उन्हें नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा वार्म कर सकें, और वो नेचुरल गैस इन्हें मिल नहीं रही थी। यहाँ तक कि जो पेट्रोल और डीजल होते हैं उसकी भी कमी वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखने को मिली, और इसी को देखते हुए अमेरिका ने इंडिया को परमिशन दी कि अगर रसिया $60 पर बैरल के नीचे अपना ऑयल देने को तैयार हो जाता है तो आप खरीद सकते हो। और इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसे कि इंडिया ने ग्रैप्स भी करी। जब हमें इतने सस्ते में तेल मिला तो हमने उसे रिफ़ाइन करके, क्योंकि जो इंडिया की एक रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी है, जिससे कि हमने उस कच्चे तेल को रिफाइन करा, उसके कई अलग अलग प्रोडक्ट बनाए और उन्हें वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ को बेचा। ये केवल ना हमारे इतना काम आया, बल्कि जो कंट्रीज़ डी-डॉलराइजेशन करना चाहते थे उनके भी ये बड़ा काम आया। जैसे कि अब जब हमने रसिया से कोई भी चीज़ परचेज करी है और रसिया डॉलर उसके बदले में ले नहीं सकता, तो रसिया ने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करा। अब जब इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करा है तो अब हमें उन्हें कोई चीज़ बेचनी भी पड़ेगी, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी वजह से इंडिया ने ऐसी चीज़ें रसिया को एक्सपोर्ट करी जो कि डबल यूज़ हो सकती थी। मतलब कि वो अगर आपके फ़ोन या कंप्यूटर में भी यूज़ हो सकती थी, तो वही आपके वेपन में भी यूज़ हो सकती थी।
ऐसे डबल यूज़ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करा, क्योंकि डायरेक्ट हम वेपन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इंडिया ने दोनों तरफ से मुनाफा कमाया। तो ये था पूरा जियोपॉलिटिक्स गेम यूक्रेन और रसिया का। लेकिन ज़रा अब आ जाते हम इसराइल के ऊपर। 7 अक्टूबर के दिन हमास, जो कि गाज़ा में एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह वर्क कर रहा था, मतलब इनका जो मोटिव है वो इतना है कि हम फ़लस्तीन को दोबारा से आज़ाद कराएं, एक ग्रेट फ़लस्तीन बनाएं, और इसराइल का मोटिव इतना है कि हम द ग्रेट इसराइल बनाएं। तो ये जो हमास के मिलिटेंट थे, ये 7 अक्टूबर 2023 को अटैक कर देते हैं इसराइल के ऊपर में। इसराइल के कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोगों को ये लोग बंधक बनाकर भी ले जाते हैं, जिसके बाद से कि इसराइल एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। एक तो अपने लोगों को भी छुड़ाना था, और दूसरी ये थी कि अब हमें पूरी तरीके से हमास को ख़त्म कर देना है। लेकिन ये वॉर केवल और केवल फ़लस्तीन या हमास की वॉर नहीं थी, बल्कि ये वॉर उससे भी कई गुना बड़ी थी। जिस तरीके से अमेरिका ने रसिया को यूक्रेन के साथ में उलझाया था, ठीक वैसे ही अमेरिका को उलझाने के लिए ये इसराइल का भी युद्ध कराया गया था। देखो, ईरान सपोर्ट करता है हमास को, हिजबुल्लाह को और यमन में बैठे हूतीस ग्रुप को। और ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है? रसिया और चाइना। अब जो रसिया सपोर्ट करता है इन्हें, जो इकोनॉमिकली एड या फिर जो वेपन प्रोवाइड करता है, वो आगे चल करके अपने इन मिलिटेंट ग्रुप्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये इसराइल के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। और इसराइल को अमेरिका की सिक्योरिटी मिली है। अमेरिका को टेंशन में डालने के लिए इसराइल को एक मोहरा बनाया गया। ये बात बहुत देर में लोगों के समझ में आई जब इसमें एंट्री होती है हिजबुल्लाह की, और दूसरी तरफ से जो हूतीस रेबल थे वो अटैक करने लगते हैं, जिन्हें कि काउंटर करने के लिए अमेरिका तक को आना पड़ता है, कई वेस्टर्न कंट्रीज़ को आना पड़ता है। लेकिन अभी भी ये वॉर जारी है। ठीक ऐसे ही अभी न्यूज़ सुनने को मिली कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिस्प्यूट हुआ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है ये 38 डिग्री पैरेलल। ये 38 डिग्री पैरेलल कुछ नहीं, एक लैटिट्यूड है। ये लाइन जहाँ से गुजरती है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर मान लिया जाता है। इसे आप यहाँ पर मैप में देख भी सकते हो। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है चाइना और रसिया, साउथ कोरिया को यूएस सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर जो टसल है वो किसी दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं है, बल्कि ये दो सुपर पावर्स के बीच में है। एक तरफ रसिया है और एक तरफ यूएस है। ऐसे ही चाइना ने अभी ताइवान को भी घेरा है। ताइवान को सपोर्ट अमेरिका करता है, इस वजह से ताइवान की भी घेराबंदी करी गई है। तो ये है वर्ल्ड का हाल। जितने भी हिस्सों में जहाँ पर भी युद्ध हो रहा है, वहाँ पर केवल और केवल दो कंट्री के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ रसिया है। यहाँ पर जो गेम खेला जा रहा है वो पावर को बैलेंस करने के लिए खेला जा रहा है। यूएस अपनी हेगेमनी बनाना चाहता है और रसिया उसी पावर को बैलेंस करना चाहता है। केवल ये बैलेंस ऑफ पावर का गेम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी भी हथियारों में उतनी क्षमता नहीं होती कि वो लाखों लोगों को मार सकें। ये केवल क्षमता महत्वाकांक्षा में हो सकती है, जो कि हमें यूएस और रसिया की देखने को मिली। और न केवल इतना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की जो हमने बात करी थी, हुआ क्या, 80s का दशक था जब सोवियत यूनियन ने 79 में अटैक करा था अफ़गानिस्तान के ऊपर। तब अफ़गानिस्तान में एक छोटा सा लोकल ग्रुप था जो कि मुजाहिदीन था। उसे अमेरिका ने वेपन प्रोवाइड कराए थे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। वही आगे चल करके तालिबान बनता है, और तालिबान के अंदर में बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी बनने लगता है, अल-कायदा बनने लगता है, और भी कई ग्रुप ऐसे आ जाते हैं जो कि बाद में चल करके खुद अमेरिका के लिए सिरदर्दी बन जाता है। यहाँ पे जो हमारे रीजन में टेररिज्म है, ये पूरी देन अमेरिका की है। अमेरिका ने सोवियत को रोकने के लिए इस रीजन में टेररिज्म को पनाह दी, जिससे कि सोवियत को रोका जा सके। ठीक ऐसे ही इंडिया में भी टेररिज्म आया। इंडिया में टेररिज्म आने की वजह पाकिस्तान बनता है। हुआ क्या था, जब हम दोनों देश आज़ाद हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान, तो इंडिया ने कोई भी ज्वाइन नहीं करा था। इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करा था। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया था। इसीलिए अमेरिका की जो भी पॉलिसीज़ होती थी इंडिया के लिए, तो उसे वो पहले पाकिस्तान के नज़रिए से देखते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे इकोनॉमिक और मिलिट्रिकल तौर पर। और जो भी फंड ये लोग तालिबान के लिए भेजते थे अफ़गानिस्तान में, उसे पाकिस्तान सीक्रेटली यूज़ करता था इंडिया के ख़िलाफ़। इसलिए कई मिलिटेंट ग्रुप बना दिए जाते हैं, जैसे कि जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ऐसे मिलिटेंट ग्रुप जो कि भारत में कई अटैक करते हैं। ये केवल और केवल इनडायरेक्टली देन अमेरिका के थे। और मिडिल ईस्ट का मैं आपको बता चुका, वो देन रसिया की है। तो ये वर्ल्ड में हमें जहाँ भी जितने भी वॉर या फिर मिलिटेंट ग्रुप देखने को मिल रहे हैं,
ये केवल और केवल इन 2 कंट्रीज़ की देन है, क्योंकि जो हम एज अ जनता अपने नेताओं से पूछना भूल जाते हैं जब वो वादे हमसे करते हैं कि हम अपने कंट्री को सुपर पावर बना देंगे, तो हम उनसे पूछना भूल जाते हैं कि किन शर्तों पर सुपर पावर बना दोगे, कितनी लाशें बिछाओगे सुपर पावर बनने के लिए, या क्या क्राइटेरिया होगा जब आप कहोगे वी आर द सुपर पावर, क्योंकि उसकी अभी तक कोई भी डेफिनेशन हमने तय नहीं करी। अगर सुपर पावर इस तरीके से बना जाना है तो बिल्कुल ठुकरा दो, अपने नेताओं से सवाल करो, इस तरीके से हमें सुपर पावर नहीं बनना। अगर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट को रोंदना पड़े तो मना करो कि हमें ऐसी इकोनॉमी का कुछ नहीं करना जहाँ पे कि भविष्य हमारा है ही नहीं। और जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक ये सुपर पावर का गेम, क्योंकि कुछ नेताओं को अपनी मुट्ठी में हर चीज़ चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षा, आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आम नागरिक तो दोनों तरफ के मरने हैं, जैसे कि अभी देखने को भी मिला। अगर ऐसी हालत ना चाहते हो दुनिया में तो अपने नेताओं से सवाल करो कि ऐसे हमें विश्व की शक्ति नहीं बननी जिसमें कि लाखों निर्दोषों का, लाखों मासूम लोगों का खून हो। ऐसी हमें सुपर पावर बिल्कुल नहीं बनना।